हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हालांकि ये सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी हम लोग कुछ फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 10वें अध्याय तरंग प्रकाशिकी का तीसरा वीडियो लेक्चर है। 2 वीडियो लेक्चर हमने शूट कर लिया है और जिसे यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हाइगन्स का प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। हाइगन्स के प्रिंसिपल से की सहायता से परावर्तन अपवर्तन की जो व्याख्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। पहले वीडियो लेक्चर में एक हिंदी में जो लिखावट में गलती हो गई है। गलती ये हो गई कि तरंगाग्र लिखना चाहिए इस तरह से, तरंगाग्र, और हमने लिखा है इस तरह, तरंग अलग गाग्र अलग। तो ये लिखना गलत है, ये लिखना सही है। तो प्लीज़ आप लोग उसको सुधार के लिखिएगा और गलती मत लिखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। हालांकि मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में कहने का मतलब निर्देश दे दिया है कि ये सही तरीका है और ये गलत तरीका लिखने का, ठीक। तो चलिए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे हेडिंग देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रकाशिक पथ और ज्यामिति पथ क्या होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रकाशिक पथ का मतलब होता है कि पाथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि पाथ मतलब पथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश का जो मार्ग होता है, निर्वात में प्रकाश का मार्ग जो होता है उसे हम लोग प्रकाशिक पथ कहते हैं। और किसी मीडियम में प्रकाश के मार्ग को हम लोग ज्यामिति पथ कहते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश के पथ को, मार्ग को, पथ को प्रकाशिक पथ, और किसी मीडियम में जिसका अपवर्तनांक n हो में प्रकाश के पथ को हम लोग ज्यामिति पथ कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। निर्वात में यानी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में चले गए पथ को, है ना, या निर्वात में प्रकाश के पथ को, निर्वात में चले गए प्रकाश द्वारा निर्वात में चले गए पथ को प्रकाशिक पथ कहते हैं तथा किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चले गए पथ को, किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चले गए पथ को ज्यामिति पथ कहते हैं, ज्यामिति पथ कहते हैं, ठीक है। प्रकाशिक पथ और ज्यामिति पथ कहते हैं। अब प्रकाशिक पथ और ज्यामिति पथ में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल पाथ यानी ज्यामिति पथ। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में चले गए पथ को प्रकाशिक पथ कहते हैं, और तथा किसी माध्यम प्रकाश द्वारा चले गए पथ को ज्यामिति पथ कहते हैं। अब हम लोग प्रकाशिक और ज्यामिति पथ में एक रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे कि एक मीडियम है, मान लेते हैं एक मीडियम है, ये एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक मान लीजिए n है, इसका अपवर्तनांक n है, ठीक है, a से b, और लाइट इसकी दूरी जो है d है, लाइट a से b तक चलता है। तो ज्यामिति पथ सिंपल है, ज्यामितीय पथ क्या हो जाएगा, बराबर d हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। मीडियम में प्रकाश द्वारा चला गया
ये लाइट ए से बी तक ट्रेवल करती है मीडियम में, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्यामितीय पथ कहते हैं। ठीक। अब हम जो है समय निकालेंगे कि प्रकाश द्वारा माध्यम में प्रकाश द्वारा ए से बी तक चलने में लिया गया समय, है ना। ए से प्रकाश द्वारा माध्यम में प्रकाश द्वारा ए से बी तक चलने में लिया गया समय मान लो टी बराबर क्या होगा? मीडियम में प्रकाश की चाल जो है वो v है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल c। देखिए यहां से यहां तक प्रकाश को चलने में मीडियम में v चाल से, है ना, v चाल से जो लिया गया समय ये है। अब इतने ही समय में निर्वात में प्रकाश द्वारा चला गया, है ना, दूरी क्या होगी? तो इतने ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ, जिसको हम लोग मान लो यस कहें। दूरी, समय वही है तो टाइम वही है, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो सी जानते हैं क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। टाइम देखिए यही वाला टाइम इसमें भी ले रहे हैं, तो ये मीडियम में चला गया समय, लिया गया समय है, ये निर्वात में। मीडियम में चाल v है, निर्वात में चाल c है। मीडियम में चाल क्या? प्रकाश की v, और निर्वात में c है। टाइम सेम ले रहे हैं, उसमें d दूरी है, इसमें हम मान लेते हैं यस कितना चलेगा। ठीक, तो अब देखिए t के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? s। t के जगह हम लोग लिख सकते हैं d बटे v, टाइम वही है और ये c है, और यहां से हो जाएगा c बटे v इंटू डी। हम जानते हैं कि n इक्वल टू होता है c बटे v, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n d, या किसी किसी किताब में अपवर्तनांक को n से या म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो निर्वात में चली गई दूरी, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में चली गई दूरी की अपेक्षा वो निर्वात में n गुना ज्यादा चलता है, यानी कि वो मीडियम में, शायद जाहिर सी बात है मीडियम में वो n गुना कम चलेगा, निर्वात में n गुना ज्यादा चलेगा। यानी कि जो मीडियम का अपवर्तनांक होता है उतनी गुना उसकी स्पीड कम हो जाती है। यहीं से देखिए, अगर हम मीडियम में चाल देखें तो स्पीड क्या हो जाती है? इतना गुना कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है इतने गुना दूरी भी कम हो जाएगी। अगर वो मीडियम में d दूरी चलता है जिसका अपवर्तनांक n है, तो निर्वात में nd दूरी चल लेगा। निर्वात में n गुना दूरी ज्यादा जाएगा और मीडियम में n गुना कम जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि n बराबर होता है, ये अपवर्तनांक की डिफिनीशन है, तो ये होता है। तो प्रकाशिक पथ बराबर क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्रकाशिक पथ बराबर n गुणे ज्यामितीय पथ। तो प्रकाशिक पथ जो है ज्यामितीय पथ का n गुना होता है। n जो है मीडियम का क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा पाथ, मतलब वो निर्वात में एक्स्ट्रा पाथ कितना चला? तो अतिरिक्त पथ, मतलब प्रकाश निर्वात में प्रकाश द्वारा चला गया अतिरिक्त पथ, एक्स्ट्रा अतिरिक्त पथ। एक्स्ट्रा पथ क्या हो जाएगा? nd माइनस डी। अतिरिक्त पथ कितना चलेगा मीडियम के अपेक्षा?
निर्वात में अतिरिक्त कितना चलेगा, तो एन डी माइनस डी, डी वाला उसमें घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी कॉमन ले लीजिए तो n माइनस वन। ठीक है, तो ये अतिरिक्त पद हो गए। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। तो ये था प्रकाशिक पथ तथा ज्यामितीय पथ। प्रकाश द्वारा निर्वात में चले गए पथ को, पाथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, पाथ ऑफ लाइट इन मीडियम। प्रकाश द्वारा निर्वात में चले गए पथ को प्रकाशिक पथ कहते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चले गए पथ को ज्यामितीय पथ कहते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल इस पे हम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए वेवलेंथ की बात करें, एक चीज थोड़ा सा इस पे हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मीडियम की बात करें, तो मीडियम में स्पीड जो होती है, मीडियम में जो तरंग है प्रकाश वेव के रूप में है, तो उसकी अगर वेवलेंथ जो है, ये मतलब पानी या कोई मीडियम है ना, यम रख लेते हैं, जिसमें उसकी स्पीड v है और इसका अपवर्तनांक क्या है, n है। तो और फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, तो आप v बराबर न्यू लैम्डा हो सकता है, लैम्डा यम। और निर्वात में अगर प्रकाश की चाल c है तो c बराबर न्यू लैम्डा यम। निर्वात में उसी की तरंग दैर्घ्य जो होती है लाइट की, ये होती है। स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आपने यहाँ देखा, अगर हम इसको डिवाइड करें c बटे v, तो न्यू लैम्डा अपान लैम्डा यम, न्यू 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 कैंसिल हो गया, और c बटे v इक्वल टू लैम्डा बटे लैम्डा यम, और इसी को हम लोग n कहते हैं। तो n बराबर होता है लैम्डा बटे लैम्डा यम। यानी अब ये देखा जाए कि किसी मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो भी n गुना कम हो जाती है। किसी मीडियम में प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, उस मीडियम के अपवर्तनांक के गुना कम हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है ना। जितना अधिक उसका अपवर्तनांक होगा, वेवलेंथ उतना ही कम हो जाएगी। तो ये चीज भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये माध्यम में और ये निर्वात में, और निर्वात का अपवर्तनांक एक होता है, जानते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी मीडियम में वेवलेंथ जो उस मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है उतना कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल है, उस सवाल को हम देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए सवाल ये है, छोटा सा सवाल है, पूछा भी है बोर्ड में पिछली बार नहीं, इसके पहले पूछा है कि प्रकाश की एक किरण 5 माध्यमों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण 5 माध्यमों से होकर गुजरती है, 5 माध्यमों से होकर गुजरती है, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं, n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है।
तथा माध्यमों में ये क्रमशः प्रकाश माध्यम में क्रमशः कितनी दूरी चलता है, d1, d2, d3, d4, d5, या कह सकते हैं कि माध्यमों की जो मोटाइयां है, माध्यम की जो मोटाई है, एक तरह से ये कहिए माध्यम की मोटाई तथा माध्यमों की मोटाई क्रमशः ये है और उनके अपवर्तनांक ये हैं। तो प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय किया गया मार्ग या प्रकाश किरण का प्रकाशिक पथ ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश किरण का प्रकाशिक पथ यानी कि निर्वात में चली गई दूरी, प्रकाशिक पथ ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं प्रकाशिक हल क्या करना है, बहुत सिंपल है। प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक गुणे ज्यामिति पथ, ज्यामिति पथ मीडियम में, तो ये ज्यामिति पथ यही होता है जो मीडियम में डिस्टेंस जितनी कवर होती है वही ज्यामिति पथ। तो उनके अपवर्तनांकों का ये गुणा कर देते हैं। तो इसमें चलेगा n1d1, इसमें चलेगा n2d2, इसमें प्रकाशिक पथ होगा n3d3, n4d4, n5d5। तो प्रकाशिक पथ क्या हो जाएगा, इसलिए प्रकाशिक पथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n1d1 प्लस n2d2, n3d3, n4d4 और n5d5, ये प्रकाशिक पथ हो जाएगा। बस नेट प्रकाशिक पथ पूछा है तो सब में n से गुणा कर दीजिए, ये निकल जाएगा, ये प्रकाशिक पथ होगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जब हम लोग व्यतिकरण पढ़ेंगे तो व्यतिकरण में हम जो है इस्तेमाल करेंगे, कहने का मतलब आगे जो व्यतिकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्रगामी तरंग का समीकरण। तो हम प्रगामी तरंग का समीकरण कैसे निकाला जाता है इसको फर्स्ट ईयर में हालांकि हमने पढ़ाया, चूँकि वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, मतलब ऐसे ही कोचिंग में पढ़ाया है। तो फर्स्ट ईयर के लड़के ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम उसे फिर से बता देते हैं कि उसे कैसे डेवलप किया गया। ठीक है। तो हम लोग प्रगामी तरंग क्या होती है और उसके समीकरण, डिफरेंट टाइप के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारी अब हेडिंग रहेगी प्रगामी तरंग। ठीक है, क्या होती है प्रगामी तरंग। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक ना, प्रोग्रेसिव वेव। तो वो वेव जो निरंतर माध्यम में आगे बढ़ती रहती है, माध्यम में निरंतर आगे बढ़ने वाली वेव को क्या कहा जाता है, प्रगामी तरंग। माध्यम में आगे बढ़ने वाली को, यानी कि माध्यम में जैसे कि एक शांत जल में एक कंकड़ फेंक दिया जाए तो तरंगे किनारे तक जाती है ना लगातार, तो लिखेंगे कि माध्यम में निरंतर आगे बढ़ने वाली, माध्यम में निरंतर आगे बढ़ने वाली तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है।
तो माध्यम में निरंतर आगे बढ़ने वाली तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। हालांकि ये चीज 11th क्लास की है, ये तो बोर्ड में यहाँ आएगी नहीं, बस केवल जानकारी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। प्रगामी तरंग का समीकरण देख लेते हैं हम लोग। प्रगामी तरंग का समीकरण, ठीक है। प्रगामी तरंग का समीकरण। अब देखिए इसके लिए क्या है कि प्रगामी तरंग जो है वेव कैसे चलती है, ऐसे वेव जो है कैसे चलती है मालूम है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं और उससे इसको कंप्लीट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इसमें क्या है कि देखिए जो वेव डिस्प्लेसमेंट है, प्रगामी तरंग का समीकरण मतलब हम उनके विस्थापन को पढ़ेंगे, है ना, उसके विस्थापन को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हम सरल और गति में जो कण का विस्थापन का समीकरण जानते हैं, ए साइन ओमेगा टी, टी टाइम है, ये कोणीय आवृत्ति है, ये एम्पलीट्यूड है, ये विस्थापन। तो देखिए विस्थापन जो हो सकता है ना कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डेंसिटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपन का विस्थापन हो सकता है। और अगर साउंड वेव हो सकती है जो मीडियम में चल रही है तो उसका कंप्रेशर मतलब प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है ना। तो कहने का मतलब अगर कोई वेव चल रही है तो जैसे कि कोई कण ऊपर उठा, कितना उठा वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, या सारे कण कितने दबे वो डिस्प्लेसमेंट, कितने फैले वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सरल और गति का ये समीकरण है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई प्रगामी तरंग है वो x डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में। हालांकि इसको हमने जब लाइट पढ़ा रहे थे शुरुआत में कहीं इसको बताया है, पीछे के वीडियो लेक्चर में ये है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रगामी तरंग है x अक्ष की धन दिशा में v वेग से संचरित हो रही है ना, v वेग से संचरित हो रही है। मान लीजिए ऐसे वो पॉइंट पर आई, ऐसे ऐसे संचरित हो रही है, ठीक है। कोई वेव है जो v चाल से मीडियम में x अक्ष के अनुदिश, धनात्मक x अक्ष के अनुदिश क्या है, गमन कर रही है, ठीक है। और किसी समय वो मूल बिंदु O पे पहुंचती है, किसी टाइम t बराबर 0 ले लो या किसी टाइम, एनी टाइम। हम इसमें कुछ चीजें सपोज करेंगे, मान लो एनी टाइम वो O पॉइंट पर पहुंचती है। तो जैसे यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पे जो कण होता है वो सरल आवर्त कंपन करने लगता है, जिसके समीकरण को हम ये लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पहुंचते यहाँ का कण जो है सरल आवर्त कंपन करने लगता है, जिसके समीकरण को y बराबर ए साइन ओमेगा टी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक तरह से मान लेते हैं कि प्रदर्शित किया जा सकता है। और यह तरंग उसी वेग से चलती हुई मूल बिंदु से क्या है, x दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहां पे पहुंचती है। x दूरी पे चलती है, उसी वेग से चलती है ना। P पे जब पहुंचती है तो P पर स्थित कण जो है यहां जैसे आती है, यहां पे कण कंपन करने लगता है। तो यहां से कितने समय बाद ये कंपन शुरू करता है, दूरी x है, चाल ये है, तो टाइम कितने समय बाद, t बराबर मतलब कोई टाइम ले लेते हैं, यानी कि दूरी बटे चाल को टाइम कहते हैं ना, x बटे t,
x/v इतने समय बाद में कंपन करेगा। तरंग यहाँ आई तो यहाँ का कण कंपन करना शुरू किया, यस दूरी चल करके v वेग से यहाँ पहुंची तो कितने समय बाद यहाँ का कण कंपन करेगा, इतने समय बाद। ठीक है, यहाँ का कण कंपन करते हुए उसका कुछ विस्थापन होता है, मान लेते हैं विस्थापन y किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर मतलब टोटल टाइम ले रहे हैं, यहां से यहां आई और यहां तक उसका विस्थापन हुआ तो टोटल टाइम t है कोई, जिसपे उसका विस्थापन क्या है, y है ना। किसी समय t पर इसका विस्थापन p पे स्थित कण का विस्थापन इतना है, यहां पे पहुंची और फिर वहां से जब कण का विस्थापन या हुआ तो कोई समय था जिसपे उसका विस्थापन टाइम t हमने मान लिया ऐसे, जिसका विस्थापन y है, मतलब कि माना किसी समय t पर इसका विस्थापन y है। ठीक है, तो t समय पे अगर इसका विस्थापन y है तो यही विस्थापन अगर हम x/b सेकेंड पहले अगर जाएंगे तो यही विस्थापन उस कण का होगा। अगर हम यानी कि t समय पे जो p पे स्थित कण का विस्थापन होगा वही विस्थापन इतना समय हम पहले बैक जाएंगे तो जो कण मिलेगा उसका भी विस्थापन वही रहा होगा। ये नहीं, इसे इसके बीच में कहीं भी मिलेगा, क्योंकि जो टाइम है यहां से यहां तक का समय, फिर वहां से यहां तक का समय, फिर यहां पहुंचा तो कण विस्थापित हुआ तो यहां से यहां आने में भी तो टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का मान लीजिए टाइम t में है, तो किसी समय t हम लेते हैं और उस समय जो है उसका विस्थापन जो है y है। तो यही विस्थापन अगर हम इतना समय बैक जाए पीछे किसी कण का किसी जगह, यानी इतना टाइम पीछे आए, है ना, कितना समय x/v सेकेंड पीछे आए तो यही विस्थापन उस कण का इस समय पहले भी रहा होगा। जैसे कि यहाँ का कण जो है x/v सेकेंड बाद कंपन स्थापित करता है, हम किसी समय t पर हम कह लेते हैं कि उसका विस्थापन y है, तो t समय पे अगर उस कण का विस्थापन y है तो इतना समय बैक अगर आए तो यही विस्थापन इतने समय पहले भी किसी कण का होगा, जैसे कि O, है ना। इतना समय अगर हम बैक आएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन यहां से यहां तक का समय t है। तो कहने का मतलब है कि O पे बैक आने के लिए हमें t टोटल टाइम में से ये वाला समय घटा देना होगा, है ना, तब हम यहां पे पहुंचेंगे। यही है ना कि मान लीजिए t समय पे p पर स्थित कण का विस्थापन y है तो यही विस्थापन इतना समय पहले जो कण O का इतने सेकंड पहले यानी कि इतने समय पहले होगा, रहा होगा, था ना। तो यही चीज लिखना है इसमें। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि t समय पे कण P का विस्थापन y है, मान लिया है कि t समय पर कण P का विस्थापन y बराबर t माइनस x/, समय पहले, है ना, मूल बिंदु पर स्थित कण समय पहले, है ना, यही विस्थापन कण O का था। ठीक है ना, एक मतलब एक टाइम हमने ले लिया कि P पर कोई टाइम t पर विस्थापन y है, तो इतना समय बाद यहाँ आया ना, तो यही माइनस कर देंगे उस समय में से, तो इतना समय बैक जाएंगे तो यही विस्थापन यहाँ पे इस कण का भी रहा होगा। तो t समय पर कण P का विस्थापन y
बराबर टी माइनस एक्स बटे बी समय पहले यही विस्थापन कण O का था। हमने इसको विस्थापन ऐसे मान लिया कि ये विस्थापन है, ठीक है ना। ये अब O पे विस्थापन निकालने के क्या है, हमने O पे सरल आवर्त कंपन का ये हमने समीकरण माना था। ये तो कहने का मतलब O y बराबर a और साइन ओमेगा और t के जगह हो जाएगा टी एक्स बटे वी। भाई t समय पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मान लिया कि विस्थापन है और O पे सरल आवर्त कंपन का समीकरण ये था। तो इतना समय बैक आएंगे तो यहाँ का विस्थापन हम इतना घटाएंगे जब t में से, तब हमें मिलेगा। तो y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बटे वी, ठीक है। तो ये समीकरण बन गया, यानी कि समीकरण हमारा ये बन गया, ये प्रगामी तरंग का समीकरण जो है हमारा ये बन गया। y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बटे बी, ठीक है। मान लेते ये है। यही समीकरण माध्यम में किसी भी कण का, यही समीकरण माध्यम में किसी भी कण का, है ना, किसी भी कण का किसी भी समय विस्थापन व्यक्त कर सकता है। किसी भी कण का किसी भी समय विस्थापन व्यक्त कर सकता है ना, किसी भी समय विस्थापन व्यक्त कर सकता है, ठीक है। अतः इसे प्रगामी तरंग का समीकरण कहते हैं। अतः इसे प्रगामी तरंग का समीकरण कहते हैं। तो कोई वेव है जो x डायरेक्शन में v वेग से चल रही है और किसी क्षण O पे पहुंचती है, तो यहाँ के सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं, जिसके समीकरण को इस a y बराबर a साइन ओमेगा t, माने कि इसके विस्थापन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फिर वो x दूरी v चांद से x दूरी पर p पे पहुंचती है, तो p पे स्थित कण सरल आवर्त कंपन रखते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर यहाँ का विस्थापन y है, तो इतना समय पहले यही विस्थापन O पे स्थित कण का रहा होगा या था। तो t समय पर p का विस्थापन बराबर t माइनस इतना समय पहले कण O का विस्थापन, ऐसे ही रख देंगे। ठीक, तो चलिए अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई करते हैं, कुछ और भी इसके समीकरण रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जैसे जानते हैं हम लोग, पुनः उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी, पीछे ऐसा आ गया, ठीक है। तो जहाँ ओमेगा है हम क्या रख सकते हैं, ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई टी, और यहाँ पे क्या है टी माइनस एक्स बटे वी, ठीक। अब t का अंदर गुणा कर दीजिए, तो a साइन यहाँ 2 पाई रखिए, t का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ x यहाँ vt हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा होता है चूंकि, और या इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा बाई टी या लैम्डा की जगह vt।
तो जहाँ वी टी है वहाँ लैम्डा लिख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा a साइन 2 पाई कैपिटल टी एक्स अपान लैम्डा, और एक फार्मूला ये भी बनता है। ठीक, अब क्या करिए कि लैम्डा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, है ना। पुनः इसमें लैम्डा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। y बराबर a साइन 2 पाई है लैम्डा, और यहाँ लैम्डा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x बटे लैम्डा। देखिए यहाँ पे हम a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, अंदर गुणा करेंगे लैम्डा टी कैपिटल टी, और यहाँ पे लैम्डा कट जाएगा x, और यहीं से देखिए लैम्डा बाई कैपिटल टी को v लिखा जा सकता है ना। और a साइन और 2 पाई अपान के, लैम्डा को k लिखा जा सकता है, अभी हम लोग देखते हैं इसको k, और ये इसको v लिखा जा सकता है वी टी माइनस एक्स, या इसको आप लोग अभी यही रहने दीजिए 2 पाई अपान लैम्डा। तो एक ये तीसरा फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। तरंग की चाल का एक सूत्र और होता है, वो ओमेगा बाई के होता है, ये तरंग चाल, अभी हम इसको पीछे देखेंगे। अब एक चीज और भी है यहाँ पे, पीछे बता चुके हैं कि 2 पाई अपान लैम्डा को के तरंग का संचरण नियतांक कहते हैं, तरंग का संचरण नियतांक कहते हैं। इसे तरंग का क्या कहते हैं? संचरण नियतांक कहते हैं। और इसी जगह 1 अपान लैम्डा को क्या कहते हैं? तरंग संख्या। इसको लैम्डा बार, इसको हम लोग कहते हैं तरंग संख्या। 1 लैम्डा अपान लैम्डा को क्या कहते हैं? लैम्डा बार, मतलब इसको तरंग संख्या कहते हैं। तो जो तरंग की चाल होती है ओमेगा बाई के होता है, और यहाँ से के बराबर होता है ओमेगा बटे बी। कोणीय आवृत्ति और तरंग की चाल के अनुपात को हम लोग के कहते हैं। के बराबर देखिए, रियल डिफिनीशन ये है, 2 पाई अपान लैम्डा आएगा, तो देखिए यहाँ से ओमेगा को कहते हैं 2 पाई एन, और बी है ना। और वहीं से अगर हम देखा जाए यहाँ से, तो 1 अपान लैम्डा हो जाएगा एन बटे बी, अगर यहाँ से देखा जाए तो एन बटे बी को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान लैम्डा। तो देखिए ये, जिसको हम लोग तरंग का संचरण नियतांक कहते हैं, और के से व्यक्त करते हैं, 1 अपान लैम्डा को तरंग संख्या कहते हैं। तो आप प्रगामी तरंग का ये फॉर्म और ये फॉर्म याद कर सकते हैं, और इसके पहले वाला फॉर्म, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो आगे यूज होगा, ये तो 11th क्लास की चीज़ थी, आगे जो यूज होगा वो ये यूज होगा, उसे हम लोग आगे लिखते हैं, है ना। जो हम लोग व्यतिकरण में यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। हालांकि इस चीज़ को हमने पढ़ाया है 11th क्लास में। हालांकि जो लोग 11th को बढ़िया से पढ़े होंगे तो वो सब लोग जानते होंगे ऑलरेडी, अगर ढंग से पढ़े होंगे तो। चलिए ठीक, चलिए। तो आज कुछ बेसिक चीज़ें चल रही हैं बोर्ड की, जो फाइनल क्लास की कोई चीज़ खास नहीं है। एक अध्यारोपण का सिद्धांत आएगा, वही प्रकाशिक पथ हमने बताया, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। और इसमें देखिए जो हमारा भी एक समीकरण आएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये फाइनल है, इसी का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। तो अभी हमारा जो ओमेगा टी आया कहाँ से, तो वो देखते हैं। जैसे हमारा y बराबर a साइन, अभी पीछे का जो इक्वेशन आया था,
है ना। कोई जरूरी नहीं है, के एक्स इधर भी हो सकता है, ओमेगा टी इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए साइन अभी क्या था यहाँ पे 2 पाई/लैम्डा, और यहाँ पे भी क्या आया था, वी टी स्मॉल टी माइनस एक्स आया था। अब क्या करिए, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो ए साइन अंदर हो जाएगा 2 पाई/लैम्डा बी गुणे टी माइनस 2 पाई/लैम्डा एक्स। तो इसे हम पूरी चीज को ओमेगा लिख सकते हैं, v/लैम्डा को 1/t और 2 पाई/t को क्या कर सकते हैं, देखिए v/लैम्डा को 1/t या इसी को n लिखते हैं, और 2 पाई/t को हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो इसी पूरी चीज को हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी, और ये पूरी चीज k है, तो ये हो जाएगा kx। तो ये फाइनल इक्वेशन है। कैसे आया वो हमने बताया, और इसका ही इस्तेमाल आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी कण का जो विस्थापन होता है वो टाइम और डिस्टेंस दोनों पे निर्भर करता है। इस पोर्शन को हम लोग कला कहते हैं, फेज। कण की क्या कहते हैं, कला। अभी जो आगे आएगी फेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। अब आगे जो है कला के बारे में देखते हैं, जिसका अभी हमने नाम लिया है ना, कला, इसको फेज कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि कला क्या होती है, इसको अंग्रेजी में फेज कहा जाता है। ये कला जो होती है ना, कंपन करने वाले कण की स्थिति को प्रदर्शित करता है, कि मतलब ये भौतिक राशि है कि जो किसी भी कण की स्थिति क्या है, उसकी गति की दिशा क्या है, किस दिशा में है, कहाँ पे है, किस टाइम, मतलब किसी भी समय किसी भी दिशा में किसी स्थान पे है, वो पता हो जाता है इससे कला, ये चीज है ना, ये कला कहलाती है। इसके जो एंगल को कहते हैं कला, एंगल मतलब कोण द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसके मात्रक रेडियन भी हो सकते हैं, डिग्री भी हो सकती है ना। तो इस चीजों को हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज कला, मतलब व्हाट इज फेज, फेज क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रगामी तरंग की कला वह भौतिक राशि है, प्रगामी तरंग की कला वह भौतिक राशि है, प्रगामी तरंग की कला वो भौतिक राशि है जो माध्यम के किसी भी कण की ना, जो माध्यम के किसी भी कण की स्थिति तथा गति की दिशा, स्थिति तथा गति की दिशा एक साथ व्यक्त करती है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, है ना। यूनिट इसकी रेडियन हो सकती है, यूनिट मतलब इकाई मात्रक, रेडियन या डिग्री हो सकती है, रेडियन में नापा जाता है या डिग्री में भी नाप सकते हैं इसको, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो कला हो जाता है, यानी कि फाई बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ठीक। अब हम कुछ चीजें जो है जैसे कलांतर और पथांतर, मतलब वेव जो होती हैं, दो वेव के कला में अंतर और उसके पथ में अंतर, पथांतर कलांतर में क्या रिलेशन होता है, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और कहने का मतलब है कि समयांतर और कलांतर पथांतर में क्या रिलेशन होता है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है, कि कलांतर क्या है, पथांतर क्या है, ठीक है। कलांतर बराबर क्या होता है, कलांतर और समयांतर में, कलांतर और पथ्यांतर में क्या अंतर होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। हालांकि हम केवल उसका फार्मूला लिखेंगे
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए इसमें क्या है कि जो रिलेशन होता है कालांतर में, ठीक है, वो रिलेशन होता है 2π/λ गुणे पथांतर होता है। पथांतर को डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, यानी पथ में अंतर, तो 2π गुणे डेल्टा एक्स। उसी तरह से कलांतर और समयांतर में अंतर होता है 2π/t होता है और डेल्टा टी, जिसको समयांतर कहते हैं, समयांतर। ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। अब जैसे कोई कण है, मान लीजिए इसमें टाइम को कांस्टेंट रख दिए, एक ही समय पे दो तरंगे की बात करें, जैसे पहली तरंग है जिसका कलांतर जो है φ1 है, आवृत्ति जो है ओमेगा, टाइम वही है, और उसका जो विस्थाप दूरी है ना, कहने का मतलब है कि x1 पर उसका कलांतर क्या है, मतलब किसी समय, कहने का मतलब है कि किसी समय t पर माध्यम के दो बिंदु ले लेते हैं, कोई वेव है, माध्यम के दो बिंदुओं पर उसका कलांतर जो मूल बिंदु से x1 x2 दूरी पर होंगे। जैसे कि कोई वेव अगर चल रही है तो माध्यम में एक ही टाइम t पर माध्यम के दो बिंदुओं पर, है ना, जो मूल बिंदु से कितनी दूर पे है, x1 x2 दूरी पर है ना। x1 x2 पर तरंग की कलाएं क्या होंगी, तो एक कला ये हो जाएगी, दूसरी कला ये हो जाएगी, है ना। उसी समय के दो बिंदु की बात कर रहे हैं, x2, ठीक। अब इसमें क्या करें, φ1 से φ2 घटाइए, तो देखिए ओमेगा टी माइनस के x1, माइनस लेंगे तो माइनस ओमेगा टी प्लस के x2 हो जाएगा। ये इसको डेल्टा फाई कह सकते हैं, और यहाँ पे के कॉमन ले लीजिए तो x2 माइनस x1, यानी इसी को के डेल्टा x कहते हैं। तो डेल्टा फाई बराबर के डेल्टा x। अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य की, कहने का मतलब है किसी समय t माध्यम के दो पॉइंट लिए गए, है ना, किसी टाइम t पर माध्यम के दो बिंदुओं पर, है ना, जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, x1 x2 है। इसकी मान लीजिए ये y एक्सिस है, x एक्सिस, ये मूल बिंदु से दूरी एक है, यहाँ पे ये x1 है, ये दूरी जो है x2 है, तो ये x2 माइनस x1, ये इसी को हम लोग डेल्टा x कहते हैं। तो इस पॉइंट t पर इस पे और इस पे, भाई वेव आगे बढ़ रही है, तो इस पे कला निकाल लीजिए, इस पे दोनों का अंतर ले लीजिए, एक कला अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज और हम जानते हैं कि अगर हम इस पथ को लैम्डा के फॉर्म में बात करें, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब लैम्डा का अंतर होता है, लैम्डा का पथांतर होता है ना, लैम्डा का अंतर होता है अगर, तो कलांतर कितना होता, लैम्डा पथांतर पे अगर दो बिंदुओं के बीच का लैम्डा का पथांतर है तो कलांतर होता है 2π डिग्री। कितना होता है, 2π डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर कोई वेव है वो मूल बिंदु से चली तो ये यहाँ से यहाँ पहुंची, तो ये पूरा लैम्डा कहलाता है, और उसमें उसने पूरा एक चक्कर कर लिया, तो वहां पे कला कितनी हो जाएगी,
यानी कहने का मतलब है कि अगर लैम्डा दूरी ओर जाती है तो 2 पाई डिग्री घूम जाती है। उसका जो कला होगी लैम्डा दूरी पर उसकी कला क्या हो जाएगी 2 पाई। तो एकांक दूरी पर उसकी कला क्या हो जाएगी 2 पाई अपान लैम्डा हो जाएगी, 2 पाई अपान लैम्डा हो जाएगी। तो इतने पथांतर पर कितना कलांतर हो जाएगा 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा। तो वहां पे जो है डेल्टा लैम्डा वही डेल्टा एक्स हो गया। लैम्डा दूरी पर पथांतर पे कलांतर 2 पाई है, एकांक दूरी पे 2 पाई लैम्डा है। डेल्टा लैम्डा अगर का पथांतर हो तो कलांतर कितना हो जाए ये है ना। तो वहां पे जो डेल्टा एक्स होता है उसी को मान लेते हैं डेल्टा एक्स। भाई लेंथ लैम्डा क्या है मूल बिंदु से उसकी लंबाई तो ही है वेग की, है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं 2 पाई लैम्डा गुणे डेल्टा लैम्डा अपान डेल्टा फाई, है ना। और इसी तरह से टी आवर्त काल में, एक आवर्त काल में कलांतर कितना होता 2 पाई, मतलब यहां से यहां तक आने का समय कितना होता 0 से टी। कलांतर 2 एकांक समय में कला में कितना अंतर होगा इतना, है ना। तो डेल्टा टी की बात करें तो 2 पाई अपान लैम्डा गुणे डेल्टा टी, इसी को कहा जाता है डेल्टा फाई। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, ये भी एक निकालने का तरीका है, वो भी एक निकालने का तरीका है ना। दोनों का निकालने का तरीका डिफरेंट, ठीक है। इसको डी फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं ये, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग तीव्रता के बारे में बात कर लेते हैं। 11th क्लास की थी तीव्रता, है ना। 11th क्लास की चीजें हम आज पढ़ रहे हैं। तो तीव्रता का एक फाइनल फार्मूला डिराइव करेंगे कहाँ से आया, ठीक है। तो देखिए ये आप रिलेशन याद रखना, कलांतर बराबर के गुणे पथांतर, कलांतर बराबर के गुणे समयांतर, ठीक है। ये भी एक निकालने का तरीका, हमने केवल एक निकाला है। समय का भी इसी तरह निकाल लेते हैं। इसको फिक्स रखे, इस एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम में क्या कलांतर होगी, है ना। अरे कला क्या होगी, ठीक है। मतलब एक ही पोजीशन पे अलग अलग टाइम में किसी कण की कला t1 समय में φ1, t2 समय में φ2 है, तो φ2 में से φ1 घटा देंगे तो वो भी रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से टी आवर्त काल में जो कण की कला है 2 पाई है, एकांक टाइम में इतनी होती है। डेल्टा टी समयांतर में कितना कलांतर होगा तो इतना होगा, उसी को डेल्टा फाई कहते हैं। उसी तरह से इसमें है, ठीक। अगर इस तरह लगाना चाहें तो किसी एक ही पोजीशन पे t1 समय पे कण की कला और t2 समय पे कण की कला, तो यानी कि पॉजिटिव रखना है इसको, तो इसमें से अब कि इसको घटाइए, तब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, है कट जाएगी, प्लस माइनस कट जाएगा क्योंकि ये सेम है कांस्टेंट, तो यही चीज आएगा, ठीक। चलिए चलिए तरंग की तीव्रता की बात कर लेते हैं। तरंग की
तीव्रता, है ना। देखिए, तरंग जब चलती है तो अपने साथ एनर्जी को लेके जाती है। मीडियम में जब तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को लेके जाती है। तो मीडियम का अगर हम कोई पृष्ठ ले लें, जैसे तरंग जा रही है और तरंग के लंबवत एक पृष्ठ ले लें, तरंग के लंबवत क्या करें, एक पृष्ठ ले लें, इसकी एरिया ए हो, ठीक है। तो उस तरंग के चलने की दिशा के लंबवत एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से एकांक समय में कितनी वेव पास कर रही है, कितनी ऊर्जा पास कर रही है ना। तरंग के रास्ते में उसके लंबवत एक पृष्ठ रखा गया है, तो पर सेकेंड उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से कितनी एनर्जी पास करी एक डायरेक्शन में, उसी को हम लोग तरंग की तीव्रता कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, तरंग की तीव्रता कहा जाता है, ठीक है। तो इसी चीज की डिफिनीशन लिख लेते हैं और हम लोग इसको तरंग की चाल जो होती है v है, कण की चाल अलग होती है, तरंग की चाल अलग होती है, दोनों में अलग अलग रिलेशन होते हैं, ठीक है, अभी हम बताएंगे। तो माध्यम के किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता, माध्यम के किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु पर, एक बिंदु पे, सारे डायरेक्शन में नहीं, किसी एक डायरेक्शन की बात। इस बिंदु पर एकांक पर क्षेत्रफल से, इस बिंदु पर एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद का मतलब वही लंबवत, वो क्षेत्रफल क्या है, तरंग के रास्ते में लंबवत है, परिच्छेद एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से परिच्छेद के लंबवत एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से, परिच्छेद क्षेत्रफल से परिच्छेद को या वही पृष्ठ परिच्छेद के लंबवत, मतलब उसके जो पृष्ठ रखा है ना, वो तरंग के लंबवत रखा, लंबवत पर सेकेंड प्रवाहित ऊर्जा के बराबर होती है, प्रति सेकेंड प्रवाहित ऊर्जा के बराबर होती है ना। जैसे कि किस वेव चल रही है, अपने साथ ऊर्जा ले रही है, उसके मार्ग में एक पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, मान लीजिए अगर उसकी एरिया ए है, तो एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितनी ऊर्जा पास हो रही है एक डायरेक्शन, वो उस पॉइंट पर उसकी तीव्रता कहलाती है, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, जिस एकांक एरिया से। तो अगर इसकी हम बात करें तो देखिए, अगर इसको आंकिक रूप में प्रदर्शित करें तो तीव्रता, तो मैक्सिमम एनर्जी, एक तरह से प्रवाहित अधिकतम ऊर्जा, यहां पे लिख सकते हैं अधिकतम, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर, जहां पे ये क्या है, तरंग की चाल है, और उस पृष्ठ की एरिया a है और पर सेकेंड टाइम t है, ठीक है। और एक चीज हम ये जानते हैं कि यम बराबर, जो द्रव्यमान बराबर होता है रो गुणे बी, मतलब ये आयतन है, मीडियम की ये डेंसिटी है और ये उसका आयतन है, ये मीडियम का, जिस मीडियम से वो होकर गुजर रही है उसका मास, यानी कि मीडियम का मास है, मीडियम में क्या है, पार्टिकल है। तो यहां से देखिए यम बराबर रो, वी को क्या लिख सकते हैं कि वी मतलब आयतन होता है, तो ए गुणे एल, नहीं, जो एरिया, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी लंबाई एल है और एरिया क्या है, ए है, तो ए एरिया गुणे लंबाई, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से, इस तरह की एरिया है, ये सुविधा के लिए इस तरह का,
ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ये है और लेंथ एल, ऐसा हमने सब बताया था। और इससे जो है वेव इससे होकर के कहने एल लंबाई में से पर सेकंड जो है ना, कितनी ऊर्जा पास होगी और एकांक एरिया से, तो वो उसे को आई कहते हैं। ठीक है, और इस मीडियम की डेंसिटी ये है, इसका मास m है। ठीक, और मान लीजिए कि t समय बाद यहां से यहां तक गुजरने में टाइम t लगता है, तो रो बराबर हो जाएगा और वो स्पीड क्या है उसकी, मान लीजिए v है भाई, v स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो a गुणे v बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। अब यहां से I बराबर निकाले, m की वैल्यू होती है ये v गुणे t, हाफ है और यहाँ पे v मैक्स स्क्वायर है और a गुणे t, तो a कट गया, t कट गया, तो हम डायरेक्ट लिखा जाता है, ये कहाँ से आया वो बता रहे हैं, तो हाफ रो v गुणे v मैक्स स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये जो है तरंग की स्पीड है, और यहाँ पे जो हम v मैक्स स्क्वायर लिखे हैं ये कण की चाल है, मीडियम के कण की चाल है ना। मीडियम के ये स्पीड जो है, जो कण कंपन कर रहा है मीडियम में, जो सरल आवर्त कंपन कर रहा है उसकी स्पीड। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि कण इसी स्पीड से ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं। वेव चलती है तो ऊर्जा का ट्रांसफर कौन करता है, जो मीडियम के कण होते हैं, एक कण से दूसरे कण पे, एक कण से दूसरे कण पे ऊर्जा का ट्रांसफर इसी स्पीड से होता है। तो अभी आप लोगों ने सरल आवर्त गति में पढ़ा होगा कि जो कण का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा होती है, वी मैक्स ए ओमेगा होती है, तो इसलिए आई बराबर हाफ रो, और ये स्पीड जो होती है तरंग की, जिस स्पीड से वो जा रही है। ठीक है, तो ये v रहेगा और इसके जगह हम लिख सकते हैं ए ओमेगा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ रो v सॉरी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो v, तो ये फाइनल जो है सूत्र होता है तरंग का। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी जो होती है वो तरंग की होती है, और ये वाली कण का वेग है। कण इस वेग से कंपन करता है ना, सरल आवर्त कंपन करता है ना, जैसे कि ये मूल पॉइंट इधर 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 जो कंपन करता है, या इसके ऊपर नीचे ऐसे, तो कण का वेग वहां है, तो कण तो ही ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफर करता है ना। तो यहां से देखा जाए कि अगर अब इसमें आई जो है इसके स्क्वायर के समानुपाती, इसके समानुपाती, इसके समानुपाती, तो आई देखे ओमेगा स्क्वायर के, रो के और वी के समानुपाती होती है। तो अगर इसके अकेले रहेगी तो है तीन क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगी, अगर इसके रहेंगी तो है तीनों कांस्टेंट रहेंगी, अगर रो के रहेगी तो बाकी तीन कांस्टेंट मानिए, तो एक के क्या है, हाफ तो कांस्टेंट है, ये हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है ये। इसका जो मात्रक होता है इस हिसाब से देखें तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और उसका सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, तो हो जाएगा वाट
मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। तो जैसे हमने एक परिच्छेद लिया हुआ है जिसका सामने वाला पृष्ठ क्या है, एक बेलन लेकर के इसको डिराइव करने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो हम किसी फार्मूला तक पहुंचने के लिए आसान कॉन्सेप्ट, मतलब आसान तरीका, अब इससे वेव जो है इसमें जब पास कर गई तो इसके एकांक एरिया, मैंने इसको इतना लेंथ जाना होगा, तो इसके एकांक एरिया से इतनी दूर चलने में उसको टी समय में क्रॉस करती है ना। तो इससे कितनी ऊर्जा प्रवेश की, कितनी निकली, अगर एरिया एकांक ले लें, टाइम एकांक ले लें, तो ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। बाकी अगर हम इसकी आयतन की बात करें तो ये पूरा आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पृष्ठ ये आधार का क्षेत्रफल गुणे इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो स्पीड v, स्पीड से चली रही है तरंग, तो हम लंबाई को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे समय, है ना। ये तो डिफिनीशन में है कि उसके एकांक एरिया टाइम एकांक करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पे ये मास जो है वो मीडियम के जो कण होते हैं, जितने इसके अंदर कण हैं उनके मास है ना, मास, और ये कण की वेलोसिटी यहाँ पे ली जाती है, और यहाँ पे जो चाल है वो तरंग की चाल है। ठीक है, और एक आखिरी टॉपिक है, या उसे हम लोग व्यतिकरण वाला अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे उसी में देख लेंगे। तो तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत जरूरी है, तभी हम व्यतिकरण को वो कर पाएंगे, एक तरह से डिफाइन कर पाएंगे। डिफाइन करने के लिए एक तरह से हमें अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जरूरी है, फिर हम लोग व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर उस एक पोजीशन प्राप्त करेंगे कि मैं कंस्ट्रक्टिव कंडीशन क्या होती प्राप्त करने का, और विनाशी क्या होती प्राप्त करने का, और संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करने की क्या कंडीशन है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब व्यतिकरण होता है जो इंटेंसिटी होती है, एक तरह से तीव्रता का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है मीडियम में। अगर एक ही मीडियम में कई तरंगे एक ही डायरेक्शन में समान फ्रीक्वेंसी की चल रही हैं, तो आपस में मिलकर सुपर इम्पोज अध्यारोपित होते हैं, तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता बढ़ जाती है, कुछ पे घट जाती है, इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। तो चलिए अब अध्यारोपण का सिद्धांत जो है कल ही जो है हम लोग उसी के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ रहेगा, क्योंकि आज हम पढ़ा देंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे एक तरह से। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं। अध्यारोपण और व्यतिकरण क्या होता है कल के वीडियो लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर खास करके तो इसमें बोर्ड से पूछे जाने वाला कोई चीज़ नहीं है, बस केवल एक कॉन्सेप्ट था, 11th क्लास का था। प्रकाशिक पथ क्या होता है ये आप लोगों ने जाना, और प्रगामी तरंग का समीकरण किस किस फॉर्म में होता है, तीव्रता का सूत्र क्या होता है। हालांकि हम चाहते थे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई पढ़ने वाले अगर छात्र हैं तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं। और पढ़ने वाले, ऑनलाइन क्लास पढ़ने वाले जो छात्र मेरे वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।